नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के सीरीज की आज ये तीसरी वीडियो है जहाँ पर हम अगस्त के वीक फर्स्ट एंड सेकंड के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड है, जिसमें हमें दे रखा है 3 मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इन एक्सरसाइज में इंडिया जो है कौन सी कंट्री के साथ पार्टिसिपेट करती है और हमें इसमें जो है बताना है कि ये कौन सा जो है इसमें से करेक्टली मैच्ड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि जो सेकंड ऑप्शन है जो कि नोमैडिक एलिफेंट है जो कि मंगोलिया के साथ कंडक्ट की जाती है इंडियन मिलिट्री के द्वारा, वो बिल्कुल सही आंसर है और जो बाकी की दो हैं वो गलत है। तो पहले ये जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है मिलिट्री एक्सरसाइज का ये ट्रेंड में क्यों रहा। तो गाइज इसके पीछे रीजन ये है कि इंडियन आर्मी जो है उसने रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के साथ जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जिसका नाम है अल नजा फोर्थ, जो कि 1 टू 13 ऑफ अगस्त तक कंडक्ट कराई गई थी। तो इसलिए जो ये टॉपिक ट्रेंड में रहा, तो इसी से आपको गाइज पता चल जाता है जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मिलिट्री एक्सरसाइज में अल नजा, ये सऊदी अरेबिया के साथ नहीं होता। ये किसके साथ होता है गाइज? ये होता है हमारा ओमान के साथ। तो इसलिए जो है सऊदी अरेबिया जो है ऑप्शन गलत था, यहाँ पे ओमान आना चाहिए था। ऐसे जो तीसरा ऑप्शन है खंजर एक्सरसाइज है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये हमारी जो है गाइज खंजर जो है ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि हमारी किर्गिस्तान के साथ जो है कंडक्ट कराई जाती है, ना कि ईरान। इसलिए जो है गाइज हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही था, नोमैडिक एलिफेंट जो कि मंगोलिया के साथ कंडक्ट कराई जाती है। गाइज मैं आपको यहाँ पे ओमान का एक मैप भी दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे आप जो येलो पोर्शन देख रहे हैं ये सारा जो है हमारा ओमान है। इसके जो आप देख सकते हैं जो इसकी नियर बाय नेबर कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड अरब अमीराट्स, सऊदी अरेबिया एंड यमन, और जो ओमान है ये हमारा अरेबियन सी के नियर में आता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान भी दिख रही है और इसके साथ सामने आपको ईरान भी दिख रहा होगा। तो गाइज ये तो हमारा ओमान का मैप। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमें उसमें जो है 4 कंट्रीज दे रखी हैं ऑप्शन में और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो अपना बॉर्डर जो है वियतनाम के साथ शेयर करती हैं। तो ये है क्वेश्चन। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब कि फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड कंट्री है ऑप्शन में, मतलब कि लाओस, कंबोडिया एंड चाइना, ये जो है कंट्रीज ये वियतनाम के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो गाइज ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में क्यों था ये देख लेते हैं पहले। तो गाइज जो थर्ड एडिशन था ऑफ वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स विनबेक्स 2022, वो जो है कनेक्ट कराया गया था इंडिया में। तो गाइज यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन मिलता है कि जो इंडिया और वियतनाम के बीच में बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है एक्स विनबेक्स, जो कि इंडिया में कंडक्ट कराई गई है इस बार। तो उसी से जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन निकाल दिया कि वियतनाम के साथ जो है कौन कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। तो अगर मैं आपको इसका एक वियतनाम का एक मैप भी दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने में, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपको जो 3 कंट्री थी, लाओस, कंबोडिया एंड चाइना, ये अपना जो है बॉर्डर शेयर कर रही है वियतनाम के साथ। ये रहा चाइना, ये रहा लाओस एंड कंबोडिया। जो थाईलैंड है ये अपना बॉर्डर नहीं शेयर कर रही क्योंकि ये जो है थोड़ा इसके बीच में लाओस पड़ रहा है, तो इसलिए जो है थाईलैंड जो है अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती वियतनाम के साथ, इसलिए जो है ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ताइवान से रिलेटेड है और आप सभी को पता होगा कि ताइवान से रिलेटेड क्वेश्चन मैं इस वीडियो में क्यों रखा है, क्योंकि ताइवान जो है अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, इसलिए इसके काफ़ी चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें ये बताना है ताइवान से रिलेटेड, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ ताइवान से रिलेटेड सिर्फ वही सही है इन तीनों ऑप्शन में। और फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है इट इज़ एन आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशन। तो गाइज आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ताइवान है वो न्यूज़ में क्यों रहा था ज़्यादा। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो एक बार देख लेंगे, एक मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज ताइवान जो है न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि रिसेंटली जो है ये जो स्पीकर होता है इसका यूएस का, मतलब कि जो यूएस का एक काफ़ी हाईएस्ट लेवल की जो पोस्ट होती है अमेरिकन ऑफिशियल ऑफिशियल की, उसने जो है
ताइवान में जो है विजिट करा था 1997 के बाद 2022 में, मतलब कि इससे पहले जो है किसी अमेरिका के हाईएस्ट लेवल ऑफिसर ने जो है ताइवान में विजिट करा था वो था 1997। उसके बाद मतलब कि करीब करीब 25 साल बाद जो है अब जाके जो 2022 में जो है किसी ने वहाँ पे जाके विजिट करा, जिसकी वजह से जो है चाइना काफी गुस्सा हो गया है। अब ये चाइना के रीजन है, वो क्यों इतना गुस्सा हो रहा है इसके भी यूएस से कि वहाँ पे ताइवान में विजिट करा। खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है, ना हम उसकी तरफ जाएंगे। हमें ये देखना है कि इससे रिलेटेड जो है ताइवान से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं जो कि हमारे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए गाइस जो ताइवान जो है काफी उसमें न्यूज में रहा है, और वहाँ पे जो चाइना है वो कह रहा है कि हम ताइवान के साथ जो है वॉर करेंगे। बट देखते हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। चलो फिर पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। तो गाइस हमारा क्वेश्चन जो था वो था हमारा हमें 3 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो सही थी, क्योंकि जो ये ताइवान है ये एक आइसलैंड है पैसिफिक ओशन में। अगर मैं बात करूँ आइसलैंड, तो गाइस आइसलैंड जो होता है वो जैसे कोई भी कंट्री, अगर उस कंट्री को चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है तो उस कंट्री को हम आइसलैंड कहते हैं। ऐसी कोई भी कंट्री जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरी होगी उसे हम आइसलैंड कहेंगे। तो आइसलैंड की एक डेफिनेशन हो गई बड़ी छोटी सी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अगर बात करूँ सेकंड स्टेटमेंट की, जो कि ऑप्शन के हिसाब से गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इट इज अ प्रोविंस ऑफ चाइना। मतलब कि गाइस ये कहना चाहते हैं कि ये जो है चाइना का पार्ट है ताइवान, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो चाइना की जो ताइवान है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, वो एक स्वतंत्र जो है अपना एक कंट्री है। बट फिर भी जो है चाइना क्लेम करता है कि ये जो है हमारा ही चाइना का ही एक पार्ट है, बट ऐसा नहीं है, इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत होती है। तो वैसे अगर ताइवान के बारे में बात करूं तो जो ताइवान है वो जो है चाइना की जो साउथ ईस्टर्न की कोस्ट है उससे 160 किलोमीटर दूर है, और पैसिफिक ओशन में। और अगर बात करूं थर्ड ऑप्शन की, जो कि इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया हैज फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया के इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं है ताइवान के साथ। इसके पीछे भी जो है चाइना का काफ़ी एक बहुत बड़ा रीज़न है चाइना, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि ताइवान से कोई ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप बनाए। इसी वजह से जो है जब यूएस के एक ऑफिशियल ने विजिट करा तो वो गुस्सा हो गया। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि फुल डिप्लोमेटिक टाइज हैं ताइवान के इंडिया के साथ, इसलिए जो ये स्टेटमेंट भी गलत होती है। कुछ फॉर्मल डिप्लोमेटिक है ताइवान के साथ, जैसे कि और अगर हम बात करें कुछ वहाँ पे हम अपने हेड मतलब कि जो वहाँ पे ऑफिस है, जो इंडिया का ऑफिस है वो भी है ताइवान की जो हमारी कैपिटल है वो है तपई। उसके अंदर जो है एक इंडिया का एक ऑफिस भी है। वो अलग बात है कि इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, बट फिर भी। और जो ताइवान है उसका भी जो है हमारे न्यू दिल्ली में एक ताइवान का तपई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर भी है। बट फिर भी ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो guys, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर कैन से रिलेटेड। हमें शुगर कैन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो शुगर कैन के बारे में वो सही है। तो आपका इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सेकंड ओनली। मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है शुगर कैन के बारे में इस क्वेश्चन में, सिर्फ वही जो है सही है, जो बाकी की दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये ट्रेंड में क्यों रहा था। तो गाइज ये जो है न्यूज़ में इसलिए रहा था कि जो कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक्स अफेयर में, उसने जो है जो शुगर कैन के प्राइस है उसमें हाइक करा है। मतलब कि जो शुगर कैन के प्राइस है उनको बढ़ा है 2022 और 23 के सीजन के लिए, जो कि है 15 रुपये पर क्विंटल से बढ़ाया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। शुगर कैन के प्राइस बढ़ा दिए हैं, इसलिए जो है ये टॉपिक ट्रेंड में था। इसलिए शुगर कैन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शन थे उसमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, जिसमें बताया गया है इट कैन बी ग्रोन ऑन ऑल वेराइटीज ऑफ सॉइल रेंजिंग फ्रॉम सैंडी लॉम टू क्ले लॉम। मतलब कि जितनी भी वेराइटीज होती हैं सॉइल की उसमें जो है शुगर कैन को हम ग्रो कर सकते हैं, सैंडी लॉम से लेकर क्ले लॉम तक। इसलिए जो ये स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं अपनी सेकंड फर्स्ट ऑप्शन जो कि गलत है। इट इज द लीस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जो कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो शुगर कैन है गाइस, शुगर कैन इज वाटर जो जो शुगर कैन है इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जिसमें जो ये एक तरह की वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा चाहिए होती है पानी की इसको
उगाने के लिए, शुगर कैन मतलब कि गन्ना। एंड इट रिक्वायर्स अराउंड 75 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल्स, कम से कम जो है 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की जो है रेनफॉल चाहिए होती है शुगर कैन की खेती करने के लिए, गन्ने की खेती करने के लिए। अब पढ़ते हैं अपना थर्ड स्टेटमेंट। कर्नाटका इज द टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, जो कि जो है स्टेटमेंट गलत है। तो गाइज जो महाराष्ट्र है हमारा वो फर्स्ट नंबर पे आता है गन्ना उगाने में, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश और उसके बाद आता है कर्नाटका। पर यहाँ पे जो है बोला गया था कर्नाटका जो है टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की, जो कि गलत है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है शुगर कैन को प्रोड्यूस करने की। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटका। तो गाइज ये था हमारे शुगर कैन से रिलेटेड क्वेश्चन। और गाइज अब देख लेते हैं यूपीएससी भी जो है शुगर कैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है 2015 में। तो गाइज जो क्वेश्चन है वो था द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर कैन इज अप्रूव्ड बाय। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो गाइज अगर आपने ऊपर की लाइन पढ़ी होगी जिसमें मैंने बताया था कि ये न्यूज में क्यों आता, तो आप उसी से जो है इसका आंसर दे सकते थे। तो गाइज कभी कभार जो है यूपीएससी जो है काफी आसान क्वेश्चन पढ़ता है, और हम जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो हमारे सामने हम किसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होते हैं, तो हम एक गलती कर देते हैं, उसको ये सोचते हैं कि ये जो है काफी आसान सा है, तो ये शायद यूपीएससी नहीं पूछेगा, और बाद में जब यूपीएससी उसी एक आसान लाइन में से क्वेश्चन पूछता है, तो उसके बाद जो हमें रिग्रेट रिग्रेट होता है कि हमने वो लाइन क्यों नहीं पढ़ी, तो वो भी जो है नेक्स्ट लेवल का होता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं पेपर में या फिर पेपर से पहले, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन जो है कहीं से पूछा जा सकता है, जो आप लाइन छोड़ने वाले हैं, जो आप ये सोच के छोड़ने वाले हैं कि ये तो बहुत आसान लाइन है इसमें से नहीं पूछेगा, उसमें से तो उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत चांस होते हैं कि उसमें से ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो गाइस हमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दे रखी है, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब कि आप जो लास्ट लाइन है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। जब भी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, ये बात जो है मैं वीडियो में हर बार कहता हूँ, जब भी कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो उसकी जो लास्ट लाइन है वो बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है कि हमसे उसमें स्टेटमेंट करेक्ट पूछी गई है या फिर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हमसे जो है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मतलब कि जो बोथ स्टेटमेंट जो है, बहुत मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले जानते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ट्रेंड में क्यों रही थी। तो है इसका रीज़न है, रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने जो है सुरेश एन पटेल को जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का न्यू चीफ जो है वो डिसाइड किया है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके जो नए चीफ बने वो है सुरेश एन पटेल, इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है ट्रेंड में था। तो इससे इस कमीशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर्स में। एक तो यही बन जाएगी कि अभी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के न्यू चीफ बने उनका नाम बताइए, तो उनका नाम होगा सुरेश एन पटेल। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है वो है कि हमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जो है कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, और सेकंड भी। पहले पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। दिस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय श्री के संथनम। तो गाइज जो ये अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो गाइज जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई थी 1964 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंशन फ्रॉम करप्शन। मतलब कि करप्शन के मामलों में जो है ये ध्यान देती थी, जहाँ जहाँ पे करप्शन हो रहा है वहाँ पे ये जो है रेड मारती थी और उसको बंद करती थी। और जो 1964 में जो है ये हेड की गई थी बाय श्री के संथनम। उस टाइम 1964 के जो है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड थे, श्री के संथनम। अब हमारे पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट, जो कि ये भी सही है। Central Vigilance Commission is appointed by the President of India by warrant under his hand and seal। तो guys जो लास्ट लाइन है under his hand and seal, इसका मतलब क्या होता है ये आप जो है नीचे एक लाइन लिखी हुई है इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो guys इस लाइन का मतलब होता है a warrant under his hand and seal indicates। ये जो लाइन है a warrant under his hand and seal, ये क्या इंडिकेट करता है? ये guys इंडिकेट करता है जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो बियर कर रहा है प्रेसिडेंट के ऑन सिग्नेचर। मतलब कि जो अगर जहाँ पे ये लिखा आ जाए हिज हैंड एंड सील, तो क्या इसका मतलब होता है जो प्रेसिडेंट है जो
कमीशन बनाई जाने वाली है तो इसके जो लेटर इशू है उसके ऊपर जो उसके लेटर पे जो है प्रेसिडेंट के अपने सिग्नेचर होते हैं। इसका मतलब उसको कहते हैं इज हैंड एंड सील। एंड जो कमीशन बनाई जा रही है प्रेसिडेंट के वारंट के द्वारा अंडर इज हैंड एंड सील, उस कमीशन को जो है आगे जाके कोई असाइन नहीं कर सकता अदर अथॉरिटी। मतलब जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना दी गई किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब इस कमीशन को जो है आगे जाके कोई और अथॉरिटी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती या इसको जो है किसी और अथॉरिटी में मर्ज नहीं किया जाएगा। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये आगे तक फ्यूचर में बनी जाएगी और इसको जो है सिंगल हैंडेड जो है इसको कंट्रोल किया जाएगा। कोई और अथॉरिटी जो है इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकती। इसका मतलब होता है गाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो गाइज अब जान लेते हैं थोड़ा प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो गाइज जैसे प्रेसिडेंट जो है कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो है किसी व्यक्ति को जो है अपॉइंट करता है वो देख लेते हैं। मेन यहाँ पे 4 पोस्ट होती हैं जिसमें से काफी चांस होते हैं कि क्वेश्चन बनेगा। तो गाइज जो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट जजेस, इन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो गाइज ये मेन 4 पोस्ट हैं जिसके द्वारा जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी व्यक्ति को इनके लिए अपॉइंट किया जाता है। ऐसे और भी ऑफिसर्स हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो वो है गाइज स्टेट गवर्नर को भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसे ही जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट्स, all members of the National Commission for Scheduled Caste and all members of the National Commission for Scheduled Tribes। तो गाइज ये था हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन। अब अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू पेंगोंग तसो लेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो गाइज हमें जो है एक पेंगोंग तसो लेक के बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई है और हमें ये बताना है कि इनमें से पेंगोंग तसो लेक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जो कि लास्ट टाइम में आपका लिखा हुआ है। कौन सी हमें हमें बतानी है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ओनली। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है पेंगोंग तसो लेक के बारे में इस क्वेश्चन में वो बिल्कुल सही है। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है पेंगोंग तसो लेक के बारे में। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये ट्रेंड में क्यों रहा। तो गाइज ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में इसलिए रहा था कि रिसेंटली जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो है एक स्पेशल राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक जो है कंडक्ट कराई गई थी ऑन एयर स्पेस वोलेशन पे। जो कि गैस क्या हुआ था अभी रिसेंटली जो है ईस्टर्न लद्दाख में जो है चाइना के द्वारा जो है एयर स्पेस वोलेशन किया गया था। मतलब कि जो चाइना के कुछ जेट्स हैं वो इंडिया के बॉर्डर के जो है अराउंड देखे गए थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। जैसा कि उन्होंने एग्रीमेंट में बोला हुआ है, इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो है ना तो इंडिया के जा सकते हैं बिना परमिशन के, ना ही चाइना के। तो वहाँ पे बट चाइना ने जो है उसको उल्लंघन करा है उस बात का। तो इसलिए जो है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके बीच में इस बारे में कि ऐसा क्यों किया गया। तो इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा सकता है, क्योंकि जो पेंगोंग तसो लेक है वो भी इंडिया और चाइना के बीच में जो है काफ़ी मेजर लेक माना जाता है। तो इससे रिलेटेड आने की क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि शायद पेंगोंग तसो लेक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में रहा था और इसलिए पेंगोंग तसो लेक के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो हमारी गलत है, सेकंड सही है और थर्ड जो है वो भी गलत है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप नीचे इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पेंगोंग लेक है वो लोकेटेड है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, नॉट इन उत्तराखंड। तो जो पेंगोंग तसो लेक है ये लद्दाख में है, ना कि उत्तराखंड में। और जो सेकंड स्टेटमेंट थी हमारी, इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। अगर हम इसके नीचे पढ़ें तो ये जो है सिचुएटेड है हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 4350 मीटर। इतनी हाइट पे जो है ये जो लेक है वो सिचुएटेड है, जो कि वर्ल्ड्स का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। जो पेंगोंग तसो लेक है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ना कि सिर्फ लेक। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक बताइए तो आप इसका आंसर पेंगोंग तसो लेक टिक करके नहीं आएंगे, क्योंकि जो पेंगोंग तसो लेक है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ना कि सिर्फ लेक। तो बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जब भी आंसर इसका मार्क करना है। और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो कह रही है कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई,
है थर्ड स्टेटमेंट जो कि गलत है। 1/3 ऑफ पैंगोंग लेक लाइज इन इंडिया एंड द अदर 2/3 इन नेपाल। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जो हमारा जो पैंगोंग तसो लेक है वो 1/3 जो है पैंगोंग लेक जो है वो लाया करता है इंडिया में, ये सही है बिल्कुल। पर जो 2/3 है, बाकी का जो बचा हुआ पैंगोंग तसो लेक है, वो लाया करता है चाइना में, ना कि नेपाल में, इसलिए जो ये स्टेटमेंट गलत थी। तो क्या ये तो हमारा क्वेश्चन पैंगोंग तसो लेक के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। हमें यहाँ पे जो है लाइन ऑफ एलएसी के बारे में जो है 3 स्टेटमेंट दी हुई है, और हमें ये बताना है कि एलएसी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज़ जो है काफ़ी ट्रेंड में क्यों रही थी। तो ये जैसे सेम जो पिछले क्वेश्चन में आप देखा कि चाइना ने जो है एयर स्पेस वोलेशन करा था, तो इसी से रिलेटेड जो है पेपर्स में शायद एलएसी से भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो एलएसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे जो कि आपको पता होनी चाहिए, शायद इसको पेपर में पूछा जा सकता है। तो गाइस हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है द अलाइनमेंट ऑफ द एलएसी इन द ईस्टर्न सेक्टर इज अलोंग द 1914 मैकमोहन लाइन, जो कि बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो गाइस जो हमारी एलएसी की लाइन है वो जो है ईस्टर्न सेक्टर में, वो जो है 1914 की मैकमोहन लाइन के साथ में है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। तो गाइस अब देख लेते हैं एलएसी क्या होता है। गाइस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो गाइस एलएसी का मतलब होता है वो लाइन जो सेपरेट करती है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी से, उसको कहते हैं गाइस एलएसी। तो इसलिए गाइस हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट। इट स्पैन्स सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्टर्न सेक्टर, मतलब कि जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो हमारे ईस्टर्न सेक्टर में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में ईस्टर्न सेक्टर में जो है हमारी एलएसी वो कहाँ से कहाँ तक है, सिक्किम सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फैली हुई है हमारे कहाँ पर, ईस्टर्न सेक्टर में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल हमारी स्टेटमेंट सही है कि जो हमारी एलएसी है वो ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है चाइना के साथ। अब हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो कि है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड टच बॉर्डर विद तिब्बत इन द मिडल सेक्टर ऑफ एलएसी। तो गाइस जो एलएसी का मिडल सेक्टर है उसमें ये कह रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है वो टच करता है किसके बॉर्डर को, विद तिब्बत, जो कि चाइना का ही पार्ट है, कहाँ पर, मिडल सेक्टर ऑफ एलएसी, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो गाइस ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। और अब नीचे जो हमें रीजन दे रखा है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो गाइस जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये तो है बात सही। तो जो नीचे लिखा हुआ है चाइना कंसीडर द मैकमोहन लाइन, तो गाइस जो मैकमोहन लाइन है वो भी 1940 में बनाई गई थी, जो कि इंडिया और चाइना को बॉर्डर को सेपरेट करती है। बट जो चाइना है वो मैकमोहन लाइन को जो है इलीगल बताता है और उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता। बट ये चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट जो इंडिया है वो जो मैकमोहन लाइन है उसको कंसीडर करता है। And the alignment of the LAC is the eastern sector is along the 1914 मैकमोहन लाइन, ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये तो बात होगी ईस्टर्न सेक्टर के बारे में। अगर अब बात करें हम एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया शेयर्स अबाउट 1597 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विद चाइना मिडल सेक्टर में एलएसी के, ये सही है। इट इज बिटवीन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो कि पहले जम्मू कश्मीर का स्टेट थी, एंड और जो एक प्रोविंस है चाइना की उसके साथ। अगर हम बात करें मिडल सेक्टर की, लाइक जो एलएसी का मिडल सेक्टर है उसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड टचेज द बॉर्डर विद तिब्बत, जो कि चाइना का पार्ट है इन दिस सेक्टर, मतलब कि जो एलएसी का जो मिडल सेक्टर है उसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है चाइना के तिब्बत जो है उससे बॉर्डर टच करता है। तो guys, ये था हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज रिन्यूएबल टारगेट्स इज आर करेक्ट। तो गाइज हमें जो है इंडिया के रिन्यूएबल टारगेट्स के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जो कि क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट वर्ड है वो है करेक्ट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी,
फर्स्ट ओनली, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन तीनों में से सिर्फ वही सही है, बाकी जो दोनों है वो गलत है। जो गाइज गाइज आगे पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये न्यूज़ में क्यों रहा था। तो गाइज इसका पीछे का रीज़न था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने सेट करा है अपना टारगेट कि वो एक्सपेंड करेगा इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक 2030 तक, बाय 2030, मतलब 2030 तक इंडिया जो है अपने रिन्यूएबल एनर्जी को 500 GW मतलब गीगावाट तक जो है आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक जो है काफ़ी ट्रेंड में रहा था, इसलिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो गाइस जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और जो बाकी की है वो गलत है। तो पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट। टू रिड्यूस इंडियाज टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030। तो गाइस ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जो इंडिया जो है वो रिड्यूस करेगा अपनी टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन, मतलब कि जो इंडिया में पूरी जितनी भी है, पूरी इंडिया में जितनी कार्बन एमिशन की जाती है बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030, मतलब कि 2030 तक जो है इंडिया अपनी जो कार्बन जो प्रोड्यूस करता है उसको 1 बिलियन टन तक जो है उसको रिड्यूस कर देगा 2030 तक। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, जो कि हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2060। तो गाइज इंडिया ने यह भी कहा है कि वो जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन, मतलब कि 2060 तक जो है वो जो है अपनी कार्बन जो एमिशन रिलीज करता है कार्बन इंडिया, वो 2060 तक जो है बिल्कुल जीरो कर देगा। जैसे अभी जो सेट कराया 2030 तक जो है 1 बिलियन टन कम करेगा, बट इंडिया ने इसमें बोला जा रहा है कि 2060 तक जो है इंडिया बिल्कुल जीरो कर देगा अपना कार्बन एमिशन, जो कि बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। इंडिया ने 2060 तक नहीं, 2070 तक बोला था कि ये जो है इंडिया अचीव कर लेगा, जो कि आप अपनी सेकंड लाइन में पढ़ सकते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन में कि इंडिया वुड अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2017 ना कि 2060। तो इसलिए यहाँ पे 2060 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2070, 2070 तक बोला है इंडिया ने। अब पढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट जो कि हमारी गलत है। टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी बाय लेस देन 45% टिल 2050। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिया ने जो है ये बोला है कि वो जो कार्बन इंटेंसिटी है नेशन इंडिया की इकोनॉमी की, वो उसको कम कर देगा 45% तक 2050 तक। तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है कि यहाँ पे 2050 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2030। आप एक्सप्लेनेशन की लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं। द नेशनल गोल टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द नेशंस इकोनॉमी बाय लेस देन 45% बाय 2030। इसलिए जो है गाइस यहाँ पे जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2050 नहीं 2030 आएगा। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गाइज इसी से रिलेटेड जो है यूपीएससी ने भी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था जो आपको पढ़ना चाहिए। द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, एक यहाँ पे टर्म दी हुई है हमें, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू, लेकिन 2017 में जो है ये जो टर्म है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये उस टाइम पे न्यूज में रही थी। तो हमें ये बताना है कि ये किससे रिलेट करती है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। तो ये जो टर्म जो है हमारी सोलर पावर से जो है रिलेट करती है कंट्री की। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए और इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि यूपीएससी जो है किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं हमारी हिस्ट्री के, इंडिया की हिस्ट्री के, और हमें जो है उनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में उनको अरेंज करना है। तो गाइस मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, उसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब कि जो सबसे पहले हुआ उसके बाद और उसके बाद उसके बाद। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब 2 3 1 4। ये जो है बिल्कुल सही अरेंजमेंट होगा इस क्वेश्चन का। तो पहले पहले क्या है गाइस, टू मतलब कि क्रिप्स मिशन पहले हुआ, उसके बाद आया क्विट इंडिया मूवमेंट, देन आया कैबिनेट मिशन एंड लास्ट में आया माउंटबेटन प्लान। तो गाइस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है न्यूज़ में क्यों रहा था। तो गाइस 8 अगस्त 2022 मतलब कि 8 अगस्त 2022 को जो है इंडिया ने कंप्लीट करे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के 80 साल, जिसको जो हम अगस्त क्रांति के द्वारा भी जानते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है 8 अगस्त को जो है उसको 80 साल हो गए हैं, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो अब गाइस इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हमारा पहला है सेकंड मतलब कि क्रिप्स मिशन। तो गाइस सबसे पहले हुआ था क्रिप्स मिशन, इसके बारे में पढ़ते हैं गाइस।
1942 में जो है गाइज स्टेटफोर्ड क्रिप्स आए थे इंडिया में, जो कि अपना उसी के नाम से जो है इसका नाम पड़ा था क्रिप्स मिशन, जो कि एक प्रपोजल लाए थे इंडिया के लिए, कि वो मतलब कि बेसिकली वो हेल्प मांगने आए थे इंडिया से वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो है इंडिया जो है उनको साथ दे। और उनका इस पर्पस क्या था कि वो ये उनके लिए जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंडिया उनका साथ दे, उसके लिए जो है इंडिया को उन्होंने कुछ बोला था कि अगर इंडिया को जो साथ देगा, इंडिया हमारा साथ देगा वर्ल्ड वॉर सेकंड में, तो वो है इंडिया को जो है कुछ चीजें देंगे, जैसे कि एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस, जो इंडिया को जो है वो एक डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को, अगर वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो है साथ देते हैं इंडिया। इट वुड बी फ्री टू डिसाइड रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ, मतलब कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनके साथ जो है इंडिया अपने रिलेशन रख सकता है। एंड फ्री टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज, मतलब कि अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंडिया साथ देता है तो वो इंडिया जो है किसी भी इंटरनेशनल बॉडीज में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। ये उन्होंने जो है इंडिया के सामने ऑफर रखा था क्रिप्स मिशन में। अब पढ़ते गए अगला क्या था, उसके बाद हुआ था थर्ड, मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। क्या करने के लिए, ब्रिटिश का जो रूल चल रहा था उसको खत्म करने के लिए जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया गया था। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको जो है लॉन्च किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में, मुंबई के सेशन में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है लॉन्च किया गया था। और उस टाइम पे जो है गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, डू और डाई का, जो कि डिलीवर किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसको हम जो है पॉपुलरली जानते हैं अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी। तो जो डू और डाई का जो एक नारा था वो कहाँ पे दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गाइज क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आया था कैबिनेट मिशन। तो गाइज जो कैबिनेट मिशन था वो रीच दिल्ली कब पहुंचा था, मार्च 24 1946 में। तो गाइज मार्च 24 1946 में जो है हमारा कैबिनेट मिशन आया था, जिसका मेन यहाँ पे क्या था, उसका वो भी प्रपोजल लाया था कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है और प्रिंसिपल्स है उसको फ्रेम करेगा, मतलब कि जो बेसिक काम था कैबिनेट मिशन का वो जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सुधार करने के लिए आया था। तो ये तो गाइज हमारा आ गया थर्ड, ये हो गया हमारा कैबिनेट मिशन। और उसके बाद लास्ट में क्या आया था गाइज, माउंट बेटन प्लान, जो कि जून 3 1947 में आया था लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा, जिसका मेन पर्पस क्या था माउंट बेटन प्लान का, पार्टीशन करना इंडिया का। तो गाइज ये थे इस रिलेटेड जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कुछ जानकारी। अब गाइज देख लेते हैं यूपीएससी ने इसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं अपनी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। तो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन पूछा इंडिया ने ओ यूपीएससी ने, विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडिया हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो गाइज अगर आपने इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, मैंने पहली लाइन में बताया था कि 8 अगस्त को जो है इंडिया ने अपने 80 साल पूरे करे हैं 2022 में क्विट इंडिया मूवमेंट के। तो यहाँ पे यूपीएससी ने यही पूछ लिया कि 8 अगस्त 1942 को इंडिया की हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द एआईसीसी। ऐसे ही जो नीचे भी ये क्वेश्चन दे रखा है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, तो हमें इन इवेंट्स को जो है अरेंज करना है ऐसे ही। तो इसलिए एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे भी ला दिया है, ये जो कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इससे रिलेटेड। तो अब गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। और हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पीआरआई मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सही स्टेटमेंट है। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है पीआरआई से रिलेटेड। तो गाइज पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो गाइस ये कह रहा है जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड किया गया था, जो कि बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगर आप इसका नीचे जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसमें पढ़ें, तो पीआरआई वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, बिल्कुल सही है, टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल एंड वाज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। मतलब कि जो ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये इसलिए बनाया गया था कि जो डेमोक्रेसी है उसको बिल्कुल नीचे से जो हम
अच्छे लेवल पे शुरू कर सकें, उसको बिल्ड कर सकें, और जो हमारा टास्क है रूरल डेवलपमेंट का, मतलब कि जो हमारे गाँव वाँव है उनको, जो रूरल एरिया है इंडिया का, उसमें डेवलपमेंट कर सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ऐसी जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है देयर इज अ मेंशन ऑफ विलेज पंचायत इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो गाइस जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है इसमें बोला गया है कि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, काफी फेमस अर्थशास्त्र है, उसमें जो है विलेज पंचायत का जो है जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है। ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो गाइस ये थी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, और जो इसमें क्वेश्चन है वो भी पसंद आएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसके बारे में बताई। तो गाइज अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को रिजॉल्व करने की। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।